एक मिडिल एज बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वो वहां अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है, जिसके सामने दो कपल्स खड़े थे जिनकी भाषा भी उसे समझ नहीं आ रही थी। वो अचानक से देखता है वो तो एक बच्चा है, यानी वो किसी दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है, जिससे वो रोने लगा था। उसके मॉम और डैड का नाम पॉल और जीनत था। वो था तो बच्चा, पर उसका दिमाग अभी भी एक एडल्ट बंदे का ही था। वो ये भी कहता है ये दोनों तो 20 साल के लगते हैं और मैं तो 34 साल का हूँ। वो दोनों उसका नाम रूडियस रखते हैं, जिसे यहाँ 6 महीने हो चुके थे, जिससे उसे यहाँ की लैंग्वेज भी आ चुकी थी। रूडी था तो एक बड़ा ही बंदा, जिससे वो अपनी मेड लिलिया को काफी अजीब नजरों से घूरता था। एक दिन रूडी खिड़की से बाहर देख रहा था और वो काफी बोर भी होता जा रहा था। उसे अपने कंप्यूटर की भी याद आ रही थी। तभी वो बाहर अपने डैड पॉल को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, जिससे उसका बैलेंस ही बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरकर उसका सर लग गया था। लेकिन उसकी मॉम जीनत आकर उसके सिर पर हाथ रखकर उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करती है, जिसे देखकर रूडी की आंख खुली की खुली रह गई थी, जिससे वो समझ जाता है ये अर्थ नहीं बल्कि कोई और ही दुनिया है, तलवारबाज और जादूगरों की दुनिया। अब रूडी चलने भी लगा था और अपनी मॉम की तरह मैजिक भी सीखना चाहता था। घर में घूमते घूमते उसे एक संदूक मिलता है, जिसमें काफी सारी मैजिक्स की बुक्स रखी थी। कुछ साल बीत चुके थे, रूडी उन बुक्स को ही पढ़ता रहता था। वो देखता है कुछ मैजिक उसकी पहली लाइफ की कहानियों में भी थे। मैजिक को 2 तरह से करा जा सकता है। पहला इनकंटेशन यानी मैजिक मंत्र, दूसरा मैजिक सर्कल। सबसे अच्छा मेथड है इनकंटेशन, जिससे वो मैजिक मंत्र बोलकर एक पानी का बॉल बनाकर गिरा देता है, फिर उसे साफ करता है। रूडी दोबारा कंसंट्रेट करके ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी वो उसे थ्रो नहीं कर पाता, जिससे वो उस पर ही गिर जाता है। मैजिक करके उसकी पावर भी लो हो गई थी, जिससे वो बेहोश भी हो गया था। जब वो उठा तो उसकी मॉम बता रही थी, जब तुम सोने वाले रहते हो तो पहले टॉयलेट जा लिया करो। इन्हें लग रहा था रूडी ने वहां पर टॉयलेट की। रूडी भी मन ही मन कह रहा था यार ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। अगले दिन वो एक बास्केट लाकर उस पर प्रैक्टिस करता है। वो हर दिन वाटर बॉल्स की प्रैक्टिस करता। रात को सभी डिनर करते हैं, पर रूडी अभी भी इनकंटेशन के बारे में ही सोचता जा रहा था। रूडी रात को भी इसके बारे में ही सोचता। अगले दिन रूडी इसमें काफी परफेक्ट हो गया था और वो उस वाटर बॉल्स को दूर से ही थ्रो करने भी लगा था, जिससे रूडी उन्हें बार बार थ्रो करता जाता है और काफी खुश होता है। अब वो अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की सोचता है। वो बुक से एक मंत्र बोलता है, जिससे काफी बड़ा वाटर बॉल बनकर छूटता है और उनकी विंडो टूट जाती है, जिसे बाहर भी सभी ने महसूस किया था। सभी रूडी के पास पहुंचते हैं। पॉल कहता है यहाँ क्या मॉन्स्टर अटैक हुआ, पर बोलता है दिन में नहीं हो सकता। जीनत मैजिक बुक उठाती है और काफी खुश होती है। उसे रूडी जीनियस लगता है और वो पॉल को एक मैजिक ट्यूटर के लिए बोलती है, क्योंकि रूडी एक कमाल का जादूगर बनेगा। लेकिन पॉल रूडी को एक तलवारबाज बनाना चाहता था, पर जीनत उसे एक मैजिशियन बनाना चाहती थी। दोनों लड़ने लगे थे। तभी लिलिया बोलती है क्यों ना उसे सुबह मैजिक और शाम को तलवारबाजी सिखाई जाए, जिसका आइडिया इन्हें काफी पसंद आता है। जिससे अगले दिन रूडी के लिए एक ट्यूटर आती है, जिसका नाम रॉक्सी था। रूडी बोलता है ये तो काफी छोटी है। रॉक्सी भी कह रही थी ये है वो जीनियस बच्चा, ये तो मुझे काफी छोटा लगता है, क्या ये सीख पाएगा। फिर रॉक्सी रूडी को बताती है 3 तरह के मैजिक्स होते हैं, अटैक, हीलिंग और समनिंग मैजिक। जो इन्हें अच्छे से कर पाता है उन्हें बांटा गया है एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस, किंग, एम्परर और गॉड में। लेकिन ये सब रूडी के सिर के ऊपर से जा रहा था, जिससे रॉक्सी उसे इनकंटेशन करके दिखाती है। वो वाटर बॉल से सामने रखा पेड़ काट देती है और अपने को काफी कूल दिखाने लगती है। पर रूडी बताता है वो पेड़ मेरी मॉम को काफी पसंद है, वो उसकी बहुत केयर करती है, वो ये देखकर काफी गुस्सा होगी, जिससे रॉक्सी उस ट्री को हील कर देती है। रूडी ये देखकर बोलता है तुम मेरी मॉम की तरह हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकती हो। रॉक्सी उसे बताती है मैं इंटरमीडिएट लेवल की जादूगरनी हूँ। अब बारी आती है रूडी की, जो बड़ा ही छिचोरा है, क्योंकि उसके अंदर है तो 34 साल का बंदा। लेकिन फिर भी रूडी ने काफी अच्छा किया, जिससे रॉक्सी भी हैरान होकर खुद पर मायूस हो जाती है। लेकिन रूडी ने उस ट्री को तोड़ दिया था, जिससे डांट रॉक्सी को पड़ती है और वो फिर से मायूस हो जाती है। लेकिन रूडी उसके सामने कूल बनने लगता है, जिससे रॉक्सी भी खुश हो जाती है।
तभी जीनत रॉक्सी को आज रात डिनर करने के लिए रुकने को बोलती है। रॉक्सी मान जाती है। फिर डिनर में सब रॉक्सी का स्वागत करते हैं। रूडी भी कह रहा था, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मेरी पिछली जिंदगी काफी पछतावों के साथ बीती। मुझे इस दुनिया में अब आगे बढ़ना चाहिए। मेरे जैसा बेरोजगार दूसरा चांस मिस नहीं करना चाहेगा। फिर हम रूडी की पहली लाइफ को देखते हैं, जहां वो अपना पूरा दिन अपने रूम में ही रहता था और उसका रूम भी काफी गंदा था। उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी, जिससे घर के ओनर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। रूडी सड़क पर घूम रहा था, तभी उसे 3 बच्चे दिखते हैं जो बीच सड़क पर खड़े थे, जिनके सामने से एक ट्रक आ रहा था। रूडी उन्हें बचाने जाता है, जिससे वो उन्हें बचाकर खुद ट्रक से ठुक जाता है। इतने में ही रूडी की आंख खुल जाती है। रात को उसके मॉम डैड इंटीमेट हो रहे थे, जिससे सुनकर रॉक्सी को भी कुछ कुछ हो रहा था। रूडी ये चुपके से देखता है। फिर रॉक्सी को यहाँ रहते रहते और रूडी को मैजिक सिखाते सिखाते अब 6 महीने हो चुके थे। वो काफी अच्छी टीचर है, जिससे रूडी भी अब इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका था। रॉक्सी रूडी को शाम को भी सिखाती है, जिसमें रूडी बस रॉक्सी की टांग की तरफ ही देखता था। रॉक्सी ने उसे डीमंस और एंजल्स की हिस्ट्री भी पढ़ाई थी। वो ये भी बताती है, असल में मैं भी डीमन ही हूँ। तुम्हें याद होगा जब मैं आई तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे देखकर कैसे हैरान हुए। रूडी कहता है, क्योंकि तुम छोटी हो। पर रॉक्सी बोलती है, इससे नहीं, मेरे बालों के कलर को देखकर। रॉक्सी ये भी बताती है, रियल डीमन के ग्रीन हेयर और उनके माथे पर एक रेड जेम होता है। उनके पास कभी मत जाना। रूडी वहां से जाते जाते भी चुपके से रॉक्सी को देख रहा था। अब रॉक्सी को इनके साथ रहते रहते 1 साल हो गया था। अब रूडी एडवांस मैजिक कर सकता था और उसके डैड उसे तलवारबाजी भी सिखाते थे। एक दिन रूडी कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और डरकर छुप जाता है, क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जिसमें स्कूल में सभी बच्चे उसे नंगा करके उसकी फोटो खींचते थे और काफी हंसते थे, जिससे रूडी रोने लगा था। तभी उसके पास रॉक्सी आती है, जो अपने गांव के बारे में बताती है कि वहाँ ऐसी फसलें नहीं होती। रूडी उसे बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हमारे साथ रहो, जिससे रॉक्सी उसे दूर रेवोना देश के बारे में बताती है, जो काफी खूबसूरत है। रेवोना यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का घर है। वहाँ एक मैजिक स्कूल है, जहाँ के कोर्स काफी एडवांस है। वहाँ किसी भी स्टूडेंट को ले सकते हैं, चाहे वो कैसे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। अगर तुम अपने मैजिकल एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। पर रूडी मायूस हो जाता है, पर इसके लिए मुझे अपना घर छोड़ना होगा। लेकिन स्कूल को छोड़ो, मेरे लिए तो तुम ही मेरी मास्टर हो। रॉक्सी बोलती है, पर अब तुम मुझे मास्टर नहीं बोल सकते। तुम्हारी स्किल ने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। अब तुम्हें किसी सुपीरियर मास्टर की जरूरत है। अब रॉक्सी को इनके साथ 1.5 साल हो गया है और आज रूडी का 5th बर्थडे भी है, जिससे आज वो सब काफी इंजॉय करते हैं। रूडी भी मन ही मन कह रहा था, ये फीलिंग मैंने मिस की थी। बाद में पॉल रूडी को एक स्वॉर्ड गिफ्ट देता है और एक लंबा भाषण भी, जिसे जीनत रोककर रूडी को एक नई मैजिक बुक देती है। रूडी को भी इसकी ही जरूरत थी। आखिरी गिफ्ट देती है रॉक्सी, जो कि रूडी के लिए एक बेस्ट गिफ्ट था। रॉक्सी ये भी बोलती है, तुमने 5 साल में बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम होगा। रात को रूडी को फिर से अपनी पिछली लाइफ की याद आती है, जिसमें सब उसको नंगा करके बहुत हंसते थे। रूडी कह रहा था, जब मैं डिप्रेस्ड हो जाता था मैं अपने में ही जीने लगता था। ये भी सोचता था कि काश अचानक से मुझ में कुछ पावर्स आ जाए, जो कि हर बच्चा सोचता है। ये सपने अब सच होने जा रहे थे। सुबह होते ही रॉक्सी रूडी को गांव के दूसरे साइड में ग्रेजुएशन एग्जाम लेने ले जा रही थी, जिससे रूडी काफी घबरा रहा था, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में वो कहीं भी नहीं जाता था, बस अपने ही रूम में पड़ा रहता था। पर रॉक्सी उसे बिठाकर ले जाती है, जहां सभी गांव वाले रॉक्सी को देखकर खुश थे, क्योंकि वो उनकी काफी मदद करती थी, जिससे रूडी भी अच्छा फील करने लगता है। दोनों एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां रूडी का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होता है, जिसमें रॉक्सी इनकंटेशन करके बादलों से तूफान ला देती है, जिसकी बिजली उनके हॉर्स पर जा गिरती है। पर रॉक्सी उसे हीलिंग मैजिक से ठीक कर देती है, लेकिन रूडी को बोलती है, ये बात अपने मॉम डैड को मत बताना। अब बारी आती है ये रूडी के करने की, जिसमें रूडी इनकंटेशन करके वहां पर तूफान ला देता है, जिसे रूडी पूरा कंट्रोल कर पा रहा था। रॉक्सी भी बोल रही थी, तुमने मुझसे बड़ा तूफान बनाया। 2 सालों में तुमने बहुत कुछ सीख लिया। अब तुम्हें सिखाने लायक कुछ भी नहीं बचा। यानी रूडी पास हो चुका था। वो अब बड़े दर्जे का जादूगर बन चुका था।
रॉक्सी को भी अब जाना था। वो भी नए नए मैजिक सीखना चाहती थी। जाते जाते वो उसे एक लॉकेट देती है जिससे रॉक्सी रोने लगा था। उसके पेरेंट्स भी रो रहे थे और रॉक्सी चली जाती है। रूडी भागकर कहता है हर चीज के लिए शुक्रिया। लेकिन रूडी ने रॉक्सी की कुछ स्पेशल चीज चुराई थी जिसे लिलिया ने पकड़ लिया था। अगले दिन पॉल और जीनत मजे कर रहे थे। तभी रूडी आकर कहता है डैड मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर दोनों हैरान थे। रूडी आज अकेला बाहर जा रहा है। रूडी ये भी कह रहा था मैं अपने लिए एक मॉम की तरह एक सुंदर लड़की ढूंढूंगा और कमजोरों की मदद भी करूंगा। रूडी गांव की खूबसूरती को महसूस करता है। वो चलता ही जा रहा था, तभी उसे कुछ सुनाई देता है जहां कुछ लड़के एक लड़की को पत्थर मार रहे थे कि तुम डीमन हो। एक तो उस पर बड़ा पत्थर मारने वाला था, पर रूडी आकर उस पर वाटर बॉल मार देता है, लेकिन वो भी उल्टा रूडी पर पत्थर बरसाने लगे थे। लेकिन रूडी उन्हें अपनी वाटर बॉल से डराकर भगा देता है और फिर उस लड़की के पास जाता है जिसे रूडी लड़का समझ रहा था। रूडी अपने वाटर मैजिक से उसे नहाकर साफ कर देता है। तभी उसके बाल देखकर रूडी को रॉक्सी की वो बात याद आती है कि डीमन के हरे बाल और उनके माथे पर एक रेड जेम होता है। इसके हरे बाल तो थे पर इसके माथे पर रेड जेम नहीं था, जिससे जाकर रूडी को शांति मिलती है। फिर रूडी उसके बाल सुखाता है। वो लड़की ये बताती है मेरे डैड कहते हैं मैं डीमन नहीं हूँ, और रोने लगती है जिसे रूडी सहारा देता है। चलते चलते वो लड़की पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की। रूडी बताता है मेरे डैड हमेशा कहते हैं हमें कमजोरों की मदद करनी चाहिए। हम दोनों अब दोस्त हैं। फिर दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां उस लड़की का नाम सिल्फ था, जो नाम रूडी को काफी पसंद आता है, और दोनों के ही पास दोस्त नहीं थे। सिल्फ पूछती है तुमने अपने हाथों से वो वाटर बॉल्स कैसे बनाए, क्या मैं भी ये कर सकती हूँ। रूडी कहता है कर सकती हो अगर तुम सही इनकंटेशन सीख गई। जो सिल्फ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो ये सीखना चाहती थी, जिससे रूडी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। शाम को रूडी सिल्फ को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है, जहां उसके डैड उससे काफी गुस्सा थे, क्योंकि जो रूडी ने सिल्फ को बचाते वक्त लड़कों को मारा था, उनके पेरेंट्स ने पॉल पर शिकायत की थी। पॉल रूडी को डांटने लगते हैं और यहाँ तक कि पॉल उसकी बात तक सुनने को तैयार ना था कि ये उसने क्यों किया, जिससे रूडी कहता है आप मुझे सुनना तक नहीं चाहते, बस मुझ पर चिल्लाना चाहते हो। जिसको सुनकर पॉल रूडी को एक जोरदार चांटा मार देता है, लेकिन रूडी उठकर कहता है मेरे ट्रस्ट को तुम किसी और की बातों पर तोड़ रहे हो। अभी भी आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मुझे प्राउड है जो मैंने आज किया, जिससे पॉल भी अब सुनने को तैयार था। रूडी बताता है कोई नहीं, अगली बार अगर कोई किसी कमजोर को मार रहा होगा तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। जिसको सुनकर पॉल रूडी को सॉरी कहता है। फिर हम उसी बच्चे की मॉम को देखते हैं, जो पॉल को रूडी के लिए काफी कुछ सुना रही थी। जहां भी पॉल ने सॉरी मांगी थी, वो खुद से ही पूछ रहा था क्या मैं गलत रह गया, और काफी उदास था। जिसके पास जीनत आती है, जो बात पॉल जीनत को भी बताता है। अब इनके गांव में गर्मी का मौसम आ गया था। रूडी को भी काफी गर्मी लग रही थी। जिसके पास सिल्फ आती है, जिसे 6 महीनों में रूडी ने काफी कुछ सिखा दिया था। वो उसे अपनी फायर आइज टेक्निक भी दिखाता है, जिसे सिल्फ ट्राई करती है, पर बस एक बड़ा वाटर बॉल बनाती है और खुश होकर भागने लगती है, जिसके पीछे रूडी भी जाता है। कुछ दूर भागने के बाद दोनों लेट गए थे। रूडी को अपनी पहली लाइफ वाली क्लासमेट की याद आती है, जिसके बारे में वो हर वक्त सोचता था। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, जिससे दोनों रूडी के घर पहुँचते हैं, जहाँ लिलिया उन्हें बात लेने को कहती है। रूडी सिल्फ के सामने नंगा खड़ा था, जिसे देखकर वो शर्मा रही थी, पर रूडी तो उसे लड़का समझता था। वो उसे अपने साथ नहाने चलने को कहता है, फिर उसके कपड़े उतारता है। सिल्फ काफी शर्मा रही थी। रूडी उसकी पैंट्स भी उतार देता है और अंडरवेयर भी उतारने वाला था, पर सिल्फ उसे झटके से मना करती है, जिससे रूडी बाथटब के पास नहाने का बहाना करके झटके से पीछे मुड़कर उसका अंडरवेयर भी उतार देता है, जिससे सिल्फ चिल्लाकर रोने लगी थी। रूडी को अब पता चलता है कि एक लड़की है। तभी वहां पर पॉल भी आ जाता है, जो रूडी को अपने साथ नहलाता है,
लेकिन पॉल रूडी को पहली बार की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसकी बात सुनता है। रूडी बता रहा था अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसको ठंड लग जाती। पॉल बोलता है ये मुझे नहीं, सिल्फ को जाकर कहो और उससे माफी मांगो, जितना जल्दी माफी मांगोगे वो मान जाएगी। जिससे रूडी हिम्मत करके नीचे आता है और सिल्फ से कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बाल छोटे थे, मुझे लगा तुम लड़का हो। जिसको सुनकर सिल्फ और भी ज्यादा रोने लगी थी। पॉल भी मन ही मन कहता है मेरा लड़का एक नंबर का इडियट है। अगले दिन दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां पर अभी भी रूडी सिल्फ की उसी बात से परेशान था, जहां पॉल उसे बताता है औरतों को हमारी ताकत पसंद आती है, पर कभी कभी उन्हें अपनी सॉफ्ट साइड भी दिखानी चाहिए। अगली बार सिल्फ से मिलो तो उसके साथ पूरा ईमानदार रहना। तभी वहां पर सिल्फ आ जाती है, जिसके पास पॉल उसे धक्का देता है, पर रूडी उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा था। कुछ देर बाद रूडी समझ जाता है और वो अब रियल बात कहता है, मुझे पता है तुम मुझे अब पसंद नहीं करोगी। लेकिन सिल्फ उसका हाथ पकड़कर बोलती है माफ करो, चाहे तुम गलत हो, मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं कर सकती। क्या हम दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकते? जिसको सुनकर रूडी को काफी अच्छा लगता है। रूडी मन ही मन कह रहा था ये मेरी एज में कितनी क्यूट और समझदार है और हमारा रिश्ता पहले जैसा रखना चाहती है। पॉल आकर उन्हें गले लगाता है। फिर हम जीनत को देखते हैं जो दोबारा से प्रेग्नेंट थी। रूडी में अब बड़ा भाई बनने वाला था। पॉल भी बहुत खुश था। सब लंच कर रहे थे, तभी लिलिया भी बोलती है मुझे माफ करना, शायद मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। जिसे सुनकर सब थम से जाते हैं। पॉल जीनत से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ करना, ये बच्चा मेरा है। यार ये पॉल ने क्या किया? जीनत उसके पास आकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है, जिसे रूडी एक बुरा सपना बता रहा था। जीनत और लिलिया एक साथ बैठी थी, जहां जीनत ने टेंशन से अपना सिर पकड़ा था। अंदर से रूडी भी इन्हें देख रहा था। लिलिया बोलती है अब तुम क्या करोगी? शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं अपने बच्चे को लेकर शहर जाऊंगी। जीनत बोलती है तुम इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती। तभी बाहर से पॉल कुछ कहता है, जिस पर जीनत गुस्से से चिल्लाती है। ट्रैवल वाली बात को रूडी भी समझ रहा था कि लिलिया बच्चे के साथ ट्रैवल कैसे करेगी। अगर कुछ हुआ तो शायद दोनों मारे जाएंगे। असल में बाहर सर्दियों के मौसम की भी शुरुआत हो चुकी थी। लिलिया हमारे घर के लिए हमेशा ईमानदार रही है, मैं भी उसे खोना नहीं चाहता। वो मुझे टॉवल देती थी जब मैं भीगकर आता था ताकि मुझे ठंड ना लगे। वो मेरा सीक्रेट भी जानती है। जिससे रूडी जाकर अपनी मॉम को कहता है मॉम ये अच्छा तो है, मैं 2 बेबीज का बिग ब्रदर बनूंगा, उसमें बुरा क्या है? पर जीनत बोलती है क्योंकि तुम्हारे डैड ने कुछ गलत किया है। रूडी कहता है मुझे लगता है लिलिया डैड को ना नहीं कर पाई होगी, क्योंकि डैड लिलिया को धमका रहे थे। जब मैं एक रात को टॉयलेट के लिए जागा और लिलिया के रूम से गुजरा, तब मैं सुन रहा था कि कैसे डैड लिलिया को धमका रहे थे। पॉल भी आकर बोलता है रूडी ये क्या कर रहे हो? पर जीनत उसे चुप रहने को बोलती है। ये बात वो लिलिया से भी पूछती है, पर लिलिया मना करती है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। लेकिन जीनत कहती है मुझे पता है तुम पॉल को बचा रही हो, ये सब रूडी का प्लान था। वो कहता है मुझे नहीं लगता लिलिया ने कुछ गलत किया, ये सब डैड की ही गलती है। मॉम मैं दोनों का बड़ा भाई बनूंगा, लिलिया को मत भेजो। जिससे जीनत मान जाती है और लिलिया को फैमिली का हिस्सा बताकर रुकने देती है। रूडी मन ही मन बोल रहा था पॉल अब सब तुम संभाल लेना, जिसके बारे में जीनत पॉल से बाद में बात करेगी। यहाँ लिलिया रोने लगी थी। फिर हम रूडी और पॉल को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिन्हें ऊपर खिड़की से लिलिया भी देखती जा रही थी, जो मन ही मन कह रही थी असल में तो गलती मेरी ही है, मैंने ही पॉल को इसके लिए सिड्यूस किया। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां रात को पॉल जीनत इंटीमेट हो रहे थे, जिन्हें सालों से ऐसा करते लिलिया सुन रही थी। वो ये सुनते सुनते अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुकी थी। फिर पॉल लिलिया के रूम के बाहर से गुजर रहा था, तभी उसे बिना कपड़ों के लिलिया दिखती है, जिसे देखकर पॉल हिल सा गया था और उसके रूम में चला जाता है। लिलिया बता रही थी रूडी ने हमारी सिचुएशन समझी, उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला, मैं हमेशा से उसे अवॉइड करती रही। जब वो बच्चा था मेरी चेस्ट को ही घूरता रहता था, मुझे लगा वो काले जादू में है, पर मैं गलत थी, उसने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर ये बच्चा बड़ा हुआ तो मैं चाहूंगी ये रूडी के लिए काम करे, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं,
जहां पॉल अपनी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था। दोनों प्यारी प्यारी लड़की थी। रूडी बताता है उस हादसे के बाद लिलिया मुझसे बात करती थी। फिर दोनों फिर से ट्रेनिंग करते हैं, जहां रूडी को सिखाया जाता है स्वॉर्ड चलाने की 3 स्टाइल है, स्वॉर्ड गॉड, वाटर गॉड और नॉर्थ गॉड। पॉल सब में एडवांस था, जिससे रूडी अपनी मैजिक पावर का यूज करने लगा था, पर पॉल उसे चीटिंग बता के उसे गिरा डालता है। तुम्हारी मैजिक की एबिलिटी अच्छी है, पर स्वॉर्ड चलाने में तुम अभी ढीले हो। तुम मेरी तरह कूल नहीं बनना चाहते क्या? रूडी बोलता है, अच्छा ऐसा कूल जो अपनी वाइफ को चीट करे और फैमिली को तोड़ कर रख दे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो मॉम अपनी फैमिली के पास वापस चली जाएगी। चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करें। पॉल भी बताता है, वैसे तुम्हारी एज के बच्चे स्कूल अटेंड करने लगते हैं, पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पढ़ और लिख सकते हो। तभी वहां पर सिल्फ आ जाती है, जिसके साथ रूडी बाहर ट्रेनिंग करने जाता है और कहता है, स्मार्ट और टैलेंटेड, ये मुझे पक्का सरपास कर देगी। रूडी के दिमाग में अभी भी स्कूल वाली बात ही चल रही थी। सिल्फ भी आकर पूछती है, क्या हुआ रूडी, तुम किसी बारे में सैड लगते हो? रूडी बताता है, मेरी एज तक मुझे बहुत आगे तक पहुंच जाना था। सिल्फ पूछती है, क्या तुम जा रहे हो? रूडी बोलता है, ये विलेज अब मुझे और कुछ नहीं दे सकता, जिससे सिर्फ रूडी को गले लगाकर रोने लगती है। प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, जिससे रूडी उसको सहारा देता है। रूडी भी मन ही मन कह रहा था, ऐसी प्यारी लड़की को छोड़कर मैं नहीं जा सकता, और रात को सिर्फ सिल्फ के ही सपने देखता है, जिसके पास पॉल आता है, जो उसके लिए लेटर लाया था, जो कि रॉक्सी ने रूडी को भेजा था। वो बता रही थी, यकीन नहीं होता, हमें अलग होकर अब 2 साल हो गए हैं। मैं अभी रोजर कैपिटल सिरोन किंगडम में काम कर रही हूँ। मैं यहाँ के 7 साल के राजकुमार की ट्यूटर हूँ, जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, पर वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड बिल्कुल नहीं है। वो मुझे तुम्हारी तरह कपड़े बदलते हुए झांकता है। तभी वो प्रिंस आकर रॉक्सी को टाइट पकड़ लेता है, पर रॉक्सी उसे आग से जला देती है। वो पूरा भुन चुका था। मैं मेहनत करके तुम्हारे बराबर पहुंचूंगी, जल्द मिलेंगे। रात भर रूडी रियोना यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के बारे में ही सोचता जा रहा था। फिर सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए रूडी अपने डैड से पूछता है, मुझे अब खुद से इम्प्रूव करना होगा। मैं रियोना यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में जाना चाहता हूँ। पर दूसरी तरफ से सिल्फ भी रो रही थी। मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकता। वैसे तो हम दोनों चले जाते, पर वहाँ की फीस काफी ज्यादा है, जो कि सिल्फ के पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे। क्या आप हम दोनों की फीस भर देंगे? मगर पॉल ना कहता है, हम तुम्हें पे कर सकते हैं, पर सिल्फ को नहीं। जिससे रूडी बोलता है, तो फिर मुझे एक जॉब दिला दीजिए। पॉल कहता है, मैं इसके बारे में देखता हूँ, जिससे रूडी काफी खुश होता है। फिर दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक कैट वॉरियर गैलन आती है, जिसे देखकर रूडी बड़ा खुश होता है। जीनत भी आकर गैलन से मिलती है। लिलिया और जीनत भी रूडी को बाय कहते हैं। पॉल भी बोलता है, रूडी कैसा होगा अगर तुम कुछ टाइम के लिए सिल्फ से दूर रहो, और उस पर अटैक कर देता है। रूडी भी अपने मैजिक से उससे बचता जाता है, पर पॉल एक शॉट उसके सिर पर जोर से मार देता है, जिससे रूडी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो गैलन के साथ उसकी गाड़ी में था। गैलन बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कल से हम साथ में काम करेंगे। गैलन उसे एक लेटर देती है, जो उसके डैड ने लिखा था। तुम्हें लग रहा होगा ये चल क्या रहा है। तुम्हारे साथ जो कैट बीस्ट है वो कुछ सालों पहले म्यूटेट हो गई थी, जिसको सुनकर गैलन को काफी गुस्सा आता है। रूडी बोलता है, ये बस मजाक है। पॉल ने असल में रूडी के लिए एक जॉब ढूंढ ली थी। तुम 9 साल की लड़की के ट्यूटर बनने वाले हो। जो गैलन तुम्हारे साथ है वो उनकी फैमिली की बॉडीगार्ड है, और वो उसे स्वॉर्ड चलाना भी सिखाती है। इस सब में वो तुम्हारी ट्यूटर भी रहेगी। उसके असल में दिमाग में ही बाइसेप्स है। जिसे सुनकर तो गैलन का खून खौल गया था, जिससे रूडी जानबूझकर गैलन की झूठी तारीफ सुनाता है, जिससे अब गैलन शांत होती है। अगले 5 साल तक, जब तक तुम 12 साल के नहीं हो जाते, तब तक वहीं पढ़ोगे लिखोगे, और तब तक वापस मत लौटना, और लेटर भी मत भेजना, क्योंकि इससे सिर्फ परेशान हो जाएगी। मैं असल में तुम्हें कुछ सालों के लिए अलग रखना चाहता हूँ, इससे ही अब तुम कमाओगे। मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी बनते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यारा फादर पॉल। गैलन भी बोलती है, पॉल तुम्हें स्पेशल तरीके से प्यार करता है। रूडी मन ही मन कह रहा था, सिल्फ अब अकेली हो जाएगी, पर उसे अपनी प्रॉब्लम्स को अब खुद सॉल्व करना सीखना चाहिए। चलो अच्छा हुआ। फिर रूडी वहां तक पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारे बीस्ट फ्यूजन लोग थे। उनका मेड रूडी को जूस देता है।
फिर वहां पर वहां के प्रिंस आते हैं जिन्हें रूडी गलत तरीके से ग्रीट करता है, जिससे वो उसे सही तरीका सिखाते हैं, जिनका नाम फिलिप्स बोरिस ग्रेरेट था, जो कि यहाँ का मेयर और रूडी के डैड का कजन भी था। रूडी कहता है यानी हम दोनों फैमिली है। रूडी पॉल को मनी मन बोल रहा था, पॉल तो तुम्हारी फैमिली ऐसी भी है, ये तो काफी आलीशान है। फिलिप्स पूछता है पॉल ने तुमसे क्या कहा। रूडी बताता है कि मुझे 5 साल तक यहाँ की प्रिंसेस का ट्यूटर बनना होगा, जिससे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर पाऊंगा, जिससे फिलिप्स उसे अपनी बेटी से मिलाने ले जाता है। फिलिप्स ये भी बता रहा था तुम अपने डैड की तरह स्मार्ट हो, इससे मेरी बेटी के साथ कुछ करना मत। रूडी कहता है नहीं, मैं तो बस अभी 7 साल का ही हूँ। फिलिप्स बोलता है क्या तुम इसे संभाल पाओगे। रूडी अंदर जाता है, जो कि प्रिंसेस को देखकर काफी हैरान था। वो काफी सुंदर थी। वो उसके पास पहुंचकर उसे ग्रीट करता है, पर ये तो नकचढ़ी निकली। वो बोलती है इस छोटे बच्चे से मैं सीखूंगी। रूडी बोलता है जरा ट्राई तो करो, जिससे वो सीधा रूडी को एक चांटा मार देती है। रूडी हैरान था और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। रूडी उल्टा उसे भी एक चांटा मारकर खुद को कूल दिखाता है कि ऐसा दर्द होता है जब किसी के चांटा पड़ता है। पर उसकी ओर एक पंच आता है और वो काफी गुस्से से उसके ऊपर चढ़कर उस पर लगातार पंच मारते जाती है। रूडी उसे मैजिक से हटाता है और बाहर भागने लगा था। वो छुप गया था। वो पॉल को मनी मन कह रहा था तुम तो कह रहे थे वो अच्छी है, इसने तो यहाँ मेरी बैंड बजा दी। कुछ देर बाद रूडी फिलिप्स के पास पहुंचकर बोलता है ऐसी बला मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं कभी ऐसी गुस्से वाली लड़की से नहीं मिला। फिलिप्स बोलता है तो तुम वापस जाने की सोच रहे हो, पर रूडी मना करता है मैं अपने फादर का सर नहीं झुकाना चाहता। फिलिप्स इससे काफी इम्प्रेस्ड होता है। वो बताता है बाकी ट्यूटर तो इतने में ही भाग गए थे, तो अब तुम्हारा प्लान क्या है। रूडी कहता है वो तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं, पर मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम एक नाटक करें और उसकी विल पावर को पहचानें, जिसे उनका मेड भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिलिप्स भी इसके लिए राजी हो जाता है और रूडी उसे अपना मास्टर प्लान बताता है। फिर रात को रूडी अपने रूम में सोने आता है और लॉर्ड से प्रेयर करके सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बॉक्स में बंद था और यही उसका मास्टर प्लान था, और दूसरे डब्बे में प्रिंसेस एरिस कैद थी। रूडी कह रहा था यार इन्होंने काम तो सही किया है। वो एरिस का बॉक्स खोलता है और कहता है लगता है हम दोनों किडनैप हो चुके हैं। तुम मैजिक तो यूज नहीं कर सकती ऐसे रस्सियों को जलाने के लिए। लेकिन एरिस दरवाजे से गैलन गैलन चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। रूडी उसे देखकर कहता है क्या चॉइस है, ये तो असली किडनैपर लग रहा है। एरिस उसे अनाप शनाप बोलने लगती है, जिससे वो उसे लात मारकर उसकी खोपड़ी पर लगातार लात मारने लगता है। फिर रूडी को भी एक मुक्का मारता है। एरिस अधमरी हो चुकी थी और कह रही थी तुम बचोगे नहीं, मैं अपने दादाजी को बताऊंगी। रूडी इनकंटेशन करके हीलिंग मैजिक यूज करके एरिस को आधा हील करता है, क्योंकि पूरा हील किया तो ये पहले जैसी बौखला जाएगी। रूडी ये भी बोलता है अपना मैजिक यूज करो, पर एरिस को मैजिक नहीं आता था। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका साथी बोल रहा था। वो चुप हो गए कि तुमने उन्हें कहीं मार तो नहीं दिया, हमें उन्हें जिंदा रखना है। रूडी उनकी आवाज सुनकर कह रहा था ये असली एक्टर्स है, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहे हैं, मैं उन्हें अपने मैजिक से हरा सकता हूँ, पर इससे एरिस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रूडी खिड़की से जाने लगा था एरिस को छोड़कर, जो चिल्लाकर कहती है मेरा क्या। तब तक बाहर से वो आदमी भी आ रहे थे, जिससे रूडी डोर पर बड़ी बड़ी कीलें लगा देता है, पर वो दरवाजा तोड़ने लगते हैं। एरिस भी उठने की पूरी कोशिश करती है पर नहीं उठ पाती। रूडी उसे कहता है प्रॉमिस करो तुम मुझ पर गुस्सा और मुझे नहीं मारोगी, तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा, जिससे एरिस मान जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोनों बाहर थे, जहां रूडी एरिस को मैजिक से पूरा ठीक कर देता है। पूरा ठीक होते ही एरिस बोलती है चलो अब मुझे घर ले चलो, तुम्हारा वो प्रॉमिस जाए भाड़ में, जिससे रूडी उससे दूर जाने लगा था। पर वो किडनैपर्स भी उन्हें ढूंढ रहे थे, जिससे एरिस को रूडी के पीछे जाना पड़ता है। रूडी कहता है जो मैं कहूँ वही करना। दोनों छुपे थे, जहाँ एरिस अभी भी रूडी पर ही डिपेंड थी। पर रूडी कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एरिस कहती है पर तुम तो मेरे ट्यूटर हो। रूडी कहता है नहीं हूँ, तुम्हें तो मैं पसंद नहीं, जिससे उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर दोनों एक घोड़ा गाड़ी पर बैठकर घर की ओर जा रहे थे, जिनको अभी भी वो किडनैपर्स ढूंढ रहे थे। दोनों वापस अपने शहर में आ चुके थे।
रूडी बोल रहा था, चलो इस हादसे से एरिस मुझे रिस्पेक्ट तो करेगी। तभी उन्हें आगे अपना मेड भी दिखता है। दोनों उसकी ओर भागते हैं, पर तभी पीछे से किडनैपर एरिस को लेकर कहीं भाग जाता है, जिसका पीछा रूडी करता है। वो पत्थर से उनके आगे एक वॉल बना देता है। अब दोनों तलवारें निकाल देते हैं। रूडी बोलता है, एरिस को मुझे दो, पर उनका मेड आकर बोलता है, नहीं, क्योंकि इससे हम काफी अमीर होंगे। यानी इस किडनैपिंग में इनका मेड भी शामिल था। एक किडनैपर बोल रहा था, तुम अगर अपने मैजिक से हमारी मदद करो तो हम तुम्हें पैसे देंगे। रूडी पूछता है, कितने दोगे? मेड कहता है, पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स। रूडी पूछता है, क्या मैं इससे 2 बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस भर पाऊंगा? मेड हंसकर बोलता है, तुम भर पाओगे और कुछ कॉइन्स तुम्हारे बच भी जाएंगे। रूडी कहता है, ऑफर अच्छा है, ये उसे अपना मैजिक ट्यूटर भी बनाना चाहते थे। रूडी बोलता है, नहीं दोस्तों, यहाँ पैसों से भी प्यारी कुछ चीज है। मैंने अपनी आधी जिंदगी अपने कंप्यूटर के आगे ही गुजारी। अब एक सच्ची कहानी एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे इस यंग लेडी को ट्रेन करना है और इसे बचाना। पैसे खुशियों को नहीं खरीद सकता। फिर वो आसमान में एक तेज एक्सप्लोजन करता है, जिसे देखकर सबकी आंख बंद हो जाती है, पर एरिस उस खूबसूरत चीज को देखती जा रही थी। फिर रूडी उन पर धूल फेंककर नीचे से पत्थर उगाकर एक के अखरोट फोड़ देता है। फिर एरिस को पकड़कर हवा में जाकर उन पर फायरबॉल्स फेंकता है, पर वो किडनैपर्स अपनी बड़ी तलवार उनकी ओर फेंक देता है। रूडी को याद आता है, पॉल ने बताया था एक शॉट थ्रो करने वाली टेक्निक भी होती है। दोनों का काम तमाम होने ही वाला था, पर तभी वहां पर गैलेन आकर उस तलवार को तोड़कर उन दोनों किडनैपर्स को भाई साहब सीधा बीच से चीर देती है, जिनकी डेड बॉडीज देखकर रूडी थम सा गया था। वो काफी घबरा गया था। गैलेन उससे पूछती है, क्या ये 2 ही थे? रूडी बताता है, ये 3 थे। गैलेन बता रही थी, मैंने तुम्हें तुम्हारे एक्सप्लोजन से ढूंढा। तभी उनका मेड भी डर जाता है। रूडी खून देखकर घबरा गया था। फिर सुबह तक सभी महल में पहुंचते हैं। फिलिप्स आकर एरिस को देखते हैं। गैलेन उस मेड को उनके सामने फेंकती है, जो कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। फिलिप्स एरिस को पूछते हैं, तुम ठीक हो? पर एरिस खुद ही उठकर अंदर जाने लगती है। रूडी भी बोलता है, मैं फेल हो गया, मैं मरते मरते बचा। तो अगर मैं दोबारा मरता तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता, और घर की ओर जाने लगता है। पर तभी एरिस उसे रोककर कहती है, मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन देती हूँ मुझे मिस लेडी ना कहकर एरिस कहने की। तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। रूडी पूछता है, यानी तुम मुझे अपना ट्यूटर बनाना चाहती हो? और रूडी वापस अंदर आने लगता है। उसे उसकी पहली जॉब मिल चुकी थी। अगली सुबह फिलिप्स रूडी को अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि कल जो उसने किया वो उसका शुक्रगुजार था। रूडी कह रहा था, अगर कल गैलेन नहीं होती तो शायद मैं भी ना होता। तभी वहां पर फिलिप्स की वाइफ हिल्डा आती है, जिसे फिलिप्स रूडी को इंट्रोड्यूस करवाता है और ये भी बताता है ये एरिस का नया ट्यूटर है। रूडी हिल्डा की चेस्ट देखकर भी लार टपका रहा था, पर हिल्डा बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अंदर आते हैं एरिस के दादाजी, जो कि फिलिप्स को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। फिर रूडी को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पोती को तुम मैजिक सिखाओगे। रूडी मन ही मन कहता है, अच्छा तो एरिस इसलिए ऐसी है, वो पूरी अपने दादाजी पर गई है। रूडी उनसे कहता है, सर अच्छा होगा अगर ये बात मुझसे एरिस खुद आकर पूछे। वो अगर दूसरों से पूछने को कहेगी तो वो कभी भी हम्बल लड़की नहीं बन पाएगी, जिससे दादाजी मान जाते हैं और एरिस को इतनी जोर से आवाज लगाकर बुलाते हैं कि उनका पूरा महल हिल गया था। वो कहते हैं, रूडी से खुद पूछो, जल्दी पूछो, जिससे एरिस अपने ही एटीट्यूड से बोलती है, मुझे सिखाओ। पर बोरिस जोर से बोलते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करो, जिससे एरिस बड़े ही अजीब कैट स्टाइल में उससे सिखाने को पूछती है, जिससे उसके दादाजी खुश हो जाते हैं। उनके सीनियर्स बताते हैं, ये पोज हमारे पुरखों से चला आ रहा है, जो कि हम्बलनेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर रूडी और एरिस साथ में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें गैलेन सिखा रही थी, और इन दोनों को रूडी मैजिक सिखाता है। रूडी गैलेन को मैथ भी सिखा रहा था। तभी बाहर एरिस मैजिक से आग लगा देती है, जिसे रूडी आकर बुझाता है, जिससे नाराज होकर एरिस वहां से चली जाती है। रूडी उसे ढूंढते ढूंढते बता रहा था, मुझे एरिस का ट्यूटर बने 1 महीना हो चुका है। मैं उसे रोकता हूँ तो वो भाग जाती है, अगर डांटता हूँ तो फिर भी मुझे मारकर भाग जाती है। वो कहीं छुप गई थी, जिसे रूडी ढूंढ लेता है।
जो कि सो रही थी। रूडी कह रहा था ये सोते हुए किसी एंजल से कम नहीं लगती। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उसके अंदर का पुराना हवस वाला कीड़ा जग जाता है, जिससे वो एरिस को टच करके फील करने लगता है, पर अचानक हट जाता है और उसे चलने को बोलता है, पर एरिस सीधा पलट जाती है, जिससे तो रूडी का और भी ज्यादा पारा हाई हो गया था। वो उसकी पैंट उतारने ही वाला था, पर तभी एरिस जग जाती है और उसको एक जोरदार पंच मारकर किक जमाकर उसे नॉकआउट कर देती है, जिससे रूडी जानबूझकर गैलन के सामने रोता है ताकि वो उसकी साइड ले। फिर रूडी एरिस को मैथ सिखा रहा था, जिसमें एरिस का दिमाग खराब हो रहा था। तभी रूडी गैलन को कुछ इशारे करता है, जिससे गैलन अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगती है कि हम 6 मेंबर्स थे, 3 शॉर्ट्समैन और 3 जादूगर। हम बिजनेस मिशन पर थे जहां मुझे मैथ नहीं आती थी और मैं पैसे नहीं गिन पाई। मैं 10 दिनों तक भूखी प्यासी चलती रही, इसके लिए ही मैं मैथ सीखना चाहती हूँ। क्या फालतू कहानी थी, पर एरिस इसे सुनकर पढ़ने लगी थी। वो रूडी को नया लेसन सिखाने को बोल रही थी। फिर दोनों तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, जहां एरिस काफी खतरनाक थी। वो रूडी के पेट पर तलवार मारकर उस पर लगातार हमला करने लगी थी। वो उसे आखिर में बुरी तरह से मार देती है। गैलन बोलती है, एरिस तुम मुझसे पहले से ही तलवार चलाना सीखती हो और तुम मुझसे बड़ी भी हो। तुम्हारी अटैक पावर अच्छी है, बस डिफेंस थोड़ा कमजोर है। रूडी एरिस को कह रहा था थोड़ा आराम से, और दोनों प्रैक्टिस करते हैं। रात होते ही रूडी अपने रूम में आकर काफी थका था और काफी गुस्सा भी था। उसे तभी सिल्फ की याद आती है, हम दोनों को यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे ये करना होगा। अगले दिन भी एरिस को मैथ में गुस्सा आ रहा था, तो वो रूडी पर उछल जाती है। फिर तीनों अपने शहर घूमने जा रहे थे, जहां एरिस काफी क्यूट लग रही थी, जिसकी तारीफ रूडी करता है, पर वो उसको एक मुक्का मार देती है। फिर तीनों शहर में पहुंच जाते हैं। रूडी भी इस शहर की काफी तारीफ कर रहा था, यहाँ की दीवारें भी काफी खूबसूरत थी। वो सब मेन मार्केट में पहुंचते हैं, जहाँ का एक दुकानदार रूडी को बुलाकर उसे एक प्यारी सी बोतल दिखाता है, जो कि एक मेडिसिन थी। इससे बंदे के अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। आप समझे कि नहीं? रूडी कुछ नोट्स भी लिख रहा था, जो कि एरिस को समझ नहीं आ रहे थे। रूडी बताता है, मैं यहाँ की चीजों के रेट के बारे में लिख रहा हूँ, क्योंकि रूडी के दिमाग में बिजनेस आइडिया चल रहा था। रूडी वहाँ की बुक्स के रेट भी लिखता है। एरिस कह रही थी, तुम चाहो तो मैं दादाजी से जाकर तुम्हें ये बुक्स दिलवा सकती हूँ, पर रूडी मना करता है, नहीं, वो तुम्हारे पैसे नहीं है। तुम्हें पता नहीं मुझे सिखाने के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 2 सिल्वर पीसेस। गैलन को 2 गोल्ड पीसेस मिलते हैं। रूडी बताता है, क्योंकि गैलन तुम्हारी बॉडीगार्ड है, वो एक अच्छी तलवारबाज है, इसलिए उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। एरिस पूछती है, मुझे किसी को सिखाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? रूडी बताता है, बस 1 सिल्वर कॉइन। रूडी बोलता है, चलो घर चल के इसके बारे में लॉर्ड फिलिप से पूछते हैं, जिससे एरिस काफी खुश होती है। शाम हो चुकी थी, वो घर जा रहे थे। तभी रूडी को आसमान में एक जगह उड़ती हुई दिखती है। वो बोलता है, ये है क्या? गैलन बताती है, वो पोरेगियस द ड्रैगन किंग की जगह है, 3 लीजेंडरी हीरोज में से एक, जिन्होंने डीमन गॉड को हराया। वो डीमन जो पूरी दुनिया को मिटाना चाहता था। ये जंग 1000 साल पहले हुई थी। 2 हीरोज मर गए थे, पर पोरेगियस और उसके 12 नौकर बच गए। रूडी को ये भी याद आता है, ये तो मैंने कहीं कहानियों में सुना है, जो कि पॉल उसे बचपन में सुनाता था। रूडी हैरान था, यानी ये जगह 400 सालों से हवा में ही तैर रही है। क्या वो पोरेगियस बंदा वहाँ अभी भी जिंदा होगा? मैं किसी दिन वहाँ जाना चाहूंगा। एरिस का मूड भी अब मैथ में अच्छा होने लगा था। एरिस कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है रूडी, और उसे वही घोड़े की ताकत से रोमांस करने वाली दवाई देती है, लेकिन इन्हें इसके बारे में पता नहीं था। रूडी उसे लेकर काफी अजीब बिहेव करने लगता है और भागने लगा था, पर गैलन उसे पकड़ लेती है, जिससे वो बॉटल रूडी के हाथ से छूटकर टूट जाती है। रूडी इसे देखकर परेशान हो जाता है और भागने लगता है। एरिस उसे पकड़कर उसे गुदगुदी करने लगती है, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। इसका पार्ट 2 मैं जल्द लाऊंगा, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना, और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।